हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोकस करियर क्लासेस। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फोकस करियर क्लासेस पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट क्लास में अपना चैप्टर कंप्लीट किया था द टाइगर किंग का बहुत ही अच्छे से, जिसमें पूरी हमने स्टोरी पढ़ी थी, उसका लॉन्ग क्वेश्चन किया था, शॉर्ट क्वेश्चन किया था। तो आज हम इस क्लास में अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये जो चैप्टर रहेगा ना, जैसे हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था द टाइगर किंग का, वो थोड़ा कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सा था और हमें उसमें थोड़ा मजा आ रहा था पढ़ने में। बट ये चैप्टर थोड़ा सा अर्थ से रिलेटेड है, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि भाई क्या है ये सब कुछ, ऐसा लग रहा है मानो अर्थ के बारे में ही हम पढ़ते जा रहे हैं और कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही है। कई बार आपको बीच में ऐसा लगेगा क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले इसकी थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ आपको, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या है इस चैप्टर में और क्या होने वाला है। देन आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा दूंगी। देखो मैंने देखा, टोटल रिसर्च की एंड सारी चीजें चेक की, तो कहीं ना कहीं मैंने ये देखा कि कुछ टीचर्स क्या करते हैं, आते हैं और यूट्यूब पे हो या फिर आप प्राइवेट कोचिंग ले रहे हो या कहीं भी आएंगे, और वो क्या करेंगे, बस एक हिंदी में स्टोरी सुना के आपको चले जाएंगे और स्टूडेंट को भी लगता है भाई बहुत अच्छा है, 10-15 मिनट में चैप्टर कंप्लीट हो गया, अपने एग्जाम में करेंगे। बट पॉइंट टू बी नोटेड कि आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपके कभी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। रीजन ये है कि आपका इंग्लिश का एग्जाम है, आप उसे हिंदी में स्टोरी सुन लोगे। अब हिंदी में स्टोरी सुनोगे, आप उसे इंग्लिश में किस तरीके से कन्वर्ट करोगे सेंटेंसेस को। अब जो बच्चा बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि उसने एक बार स्टोरी सुनी और उसको समझ आ गया कि मैं इंग्लिश में लिख सकता हूँ, उसको तो चलो एक बार को मान लो कि हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा जीरो से पढ़ना चाह रहा है, मान लो उसको पता ही नहीं है, उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा बेचारा। वो एक वीडियो देख के तो नहीं कर सकता ना कि मान लो 10-15 मिनट की वीडियो हिंदी में आया, कोई भी टीचर उन्होंने बताई आपको और आपको समझ आ गया, हिंदी में समझ में आ गया, लेकिन आपको ये नहीं पता क्या वर्ड्स यूज करने हैं, क्योंकि चैप्टर में आपके पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हार्ड होते हैं। एज अ स्टूडेंट आपको कहीं ना कहीं हार्ड लगेंगे। जो वर्ड्स आपको सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर आप उन वर्ड्स को नहीं सीखोगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपका मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ स्टोरी कंप्लीट करना नहीं है चैप्टर का। आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, लाइक आपको पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करना है हमें आंसर लिखते टाइम, और किस तरीके से हमें इंग्लिश में लिखना है। सारी प्रोनाउंसिएशन, सारी जो ग्रामर ग्रामर है, प्रोनाउंसिएशन है, सब कुछ ठीक होना चाहिए, तभी जाके आप 90+ स्कोर कर सकते हो इंग्लिश के एग्जाम में। अदरवाइज अगर आप ये सोचो कि कोई भी स्टोरी आप पढ़ोगे आओगे और चैप्टर, किसी भी चैप्टर की स्टोरी पढ़ पढ़ लिया आपने और आपको ये लगे कि भाई हमारा अब हो जाएगा, मैं कर लूंगा, तो फिर वो तो वो वाली बात हो गई कि भाई पासिंग मार्क्स 35-35 मार्क्स आपके आ रहे हैं और आप उसमें खुश हो कि हाँ हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ, प्रॉपर आपका वर्ड टू वर्ड पढ़ना बहुत जरूरी होता है अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में। तो मैं अब देखो पहले तो इसकी एक स्टोरी बता दे रही हूँ छोटी सी, जो भी इन अ शॉर्ट कि क्या रहता है, फिर आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, चैप्टर का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। दिस इज आवर चैप्टर नेम। देखो नेम से क्लियर हो रहा है, कोई ना कोई ऐसी जर्नी रही होगी जो हमारे अर्थ से रिलेटेड है, कि हमारे जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उसका एंड कब हो जाएगा, उससे रिलेटेड जो जर्नी है इसमें ऑथर की, वो अपनी इस जर्नी के बारे में हमें बता रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम ऑथर का नाम जान लेते हैं। जो हमारा ऑथर का नाम है वो तिशानी दोषी है। जो हमारे ऑथर है इस चैप्टर के, उनका नाम क्या है, तिशानी जोशी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जोशी नहीं ये दोषी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप पूछ सकता है व्हाट इज हु इज द ऑथर ऑफ द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए।
देखो इसमें क्या होता है, हमारे जो ऑथर हैं तिशानी दोषी, वो एक शिप पे सवार होते हैं। वो अपनी पूरी जर्नी कर रहे होते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं वो अपनी जर्नी करना, वेस्ट बंगाल से वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और अंटार्कटिका में जाके उनकी जर्नी खत्म होती है। वेस्ट बंगाल जो खुद में एक ऐसा प्लेस है जो बहुत ही ज्यादा गर्म है, जहाँ बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां से वो सीधे कहाँ जाके रुकते हैं, अंटार्कटिका में जाके रुकते हैं, जो अपने आप में एक बहुत ज्यादा ठंडा प्लेस है, जहाँ पे बर्फ बर्फ आपको देखने को मिलेंगे, और वहाँ पे जो लोग हैं वो नहीं रहते हैं, अपना जीवन यापन नहीं करते हैं, नॉर्मली वो वहाँ पे नहीं रहते हैं। अब 100 आवर्स की वो पूरी जर्नी कंप्लीट करता है। उसकी जर्नी में क्या क्या होता है बीच में, अब ऐसा नहीं है कि वो अपनी जर्नी को, मतलब पूरा अर्थ का वो कर रहा होता है, एक तरीके से राउंड भ्रमण कर रहा होता है कि हमारे अर्थ पे क्या क्या चीजें हैं, तो वो अंटार्कटिका में जाकर रुकता है। अब वो ये देखता है साथ साथ कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम थोड़ा भी अगर चेंज करते हैं एनवायरनमेंट में, तो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है उन सब चीजों से। वो सारी चीजें देखता हुआ चलता है। टोटल जो उसकी 100 आवर की जर्नी रहती है, उसमें ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ और सिर्फ शिप से अपनी जर्नी को कंप्लीट करता है। उसमें कुछ आवर्स वो शिप से कंप्लीट करता है, कुछ आवर्स वो कार से जाता है, कुछ बस से जाता है। जैसे भी जाता है वो सब इस चैप्टर में आपको आगे पता चलेगा। इसके साथ ही वो एंड में ये भी कहता है कि अभी मैंने बताया अंटार्कटिका कैसा प्लेस है, बहुत ही ठंडी जगह है। तो वहां पे ठंडी जगह कब होगी, ऑब्वियसली जब वहां पे बर्फ होगी ज्यादा। अब वहां की जो बर्फ है ना, वो भी धीरे 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 करके पिघल रही है, ऑथर ऐसा कह रहा है। और क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो हमारा एनवायरनमेंट है वो डे बाय डे बहुत ज्यादा गर्म होता जा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, वहां की जो बर्फ है वो भी धीरे धीरे स्लोली स्लोली पिघलना शुरू हो रही है। अब ये तो एक हिंट है कि वो, मैंने आपको एज अ शॉर्ट स्टोरी बता दी कि क्या वो इस पूरे उसमें जर्नी में बताने वाला है, क्या करेगा, क्या चीजें देखी। कुछ उसने कहीं ना कहीं कुछ डायनासोर्स के बारे में बताया, तो किसी और अलग एनिमल जीव जंतु के बारे में सब बताया हुआ है। हम इस चैप्टर में वो कंप्लीट करने चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहला पैराग्राफ जो इस चैप्टर का है, आप सभी अपनी प्लीज बुक ओपन करके बैठा करिए, क्योंकि अगर आप ये सोचो कि हम आराम से राजा बाबू बन के और वीडियो देखेंगे और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। आपके हाथ में एक पेन, एक कॉपी और एक बुक और एक पेंसिल भी प्लीज, ये चार चीजें तो होनी ही चाहिए। जो भी वर्ड का मीनिंग बताती हूँ साथ साथ लिखते जाओ, एग्जाम में आपके बहुत बेनिफिट रहने वाला है। कुछ भी अगर एक्स्ट्रा लगता है तो अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। कोई इंपॉर्टेंट लाइन लग रही है या फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, उसे अंडरलाइन करो पेंसिल से अपनी बुक में, ताकि आपको बेनिफिट रहे। आप अपनी बुक ओपन करके बैठिए। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे भी कुछ कुछ पैराग्राफ्स आपको साइड में यहाँ पे शो होते रहेंगे, बट नॉट ऑल पैराग्राफ्स विल गोइंग टू शो टू यू। हाँ, क्योंकि आपको बुक ओपन करके रखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कहीं कहीं थोड़े थोड़े पैराग्राफ आपको यहाँ पे विद पिक्चर्स शो करती रहूंगी, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अपने चैप्टर की ओर और स्टार्ट करते हैं। Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the aboard a Russian research vessel, the academic Sokolsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world. वो कहता है, चलिए आगे पढ़ते हैं, अंटार्कटिका। My journey began 13.09 degree north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecosphere. वो कहता है कि साल के शुरुआत में, इस साल के शुरुआत में मैंने खुद को पाया, कौन कह रहा है, तिशानी दोषी जो हमारा ऑथर है, वो कहता है कि मैंने खुद को पाया कि मैं रशिया के एक वेसल में हूँ। वेसल मतलब वही शिप में हूँ, जिसका जो नाम है शिप का, जिसमें वो वेसल में है, जलयान जो होता है ना शिप, उसके अंदर है। जिस जिस वेसल का उसने नाम क्या बताया, अकेडमिक सोकालसी, जिसका नाम अकेडमिक सोकालसी है। वो ये कहता है कि मैं चारों उस शिप से मैं चारों तरफ भ्रमण कर रहा हूँ, चक्कर लगा रहा हूँ पूरे अर्थ का। मैं देख रहा हूँ कि कुछ जगह बहुत ज्यादा ठंडी है, कुछ जगह बिल्कुल ड्राई है, कहीं पे बहुत ज्यादा वाइंड वाइंड चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है। पूरे संसार में ये सारी चीजें ऑब्जर्व करता हूँ मैं, और अंटार्कटिका में जाके रुकता हूँ। मैंने अपनी जर्नी नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर से शुरू करी थी, मद्रास में, और अभी मैंने बहुत सारी चीजें देख ली हैं। एटलीस्ट मैंने इकोस्फेयर देख लिए हैं,
3 बॉडीज ऑफ वाटर देख ली है, इस तरीके की चीजें मैंने देख ली है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कंटिनेंट आई हैव बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ कार, एरोप्लेन एंड शिप। वो किस किस से ट्रेवल करता है? वो एक तो कार से ट्रेवल करता है, वो एरोप्लेन से ट्रेवल करता है, और एक वो शिप से। शिप तो आप सभी को पता ही है, शिप का नाम भी मैंने अभी बता दिया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में आ सकता है, किन किन चीजों से उसने ट्रेवल किया था, कौन कौन से व्हीकल्स का यूज किया था। तो कार, शिप और एरोप्लेन का उसने यूज किया, और अपनी 100 आवर्स की जर्नी को कंप्लीट करके 100 आवर्स उसको पूरे लग गए कहाँ पहुंचने में? अंटार्कटिका पहुंचने में। ठीक है, सो माई फर्स्ट इमोशन on facing Antarctica expansive and white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder, wonder at its immensity, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of same landmass. देखो, पहले क्या था, इंडिया, अंटार्कटिका और 2-3 देश और थे जो अलग अलग नहीं थे। अभी हमें पता है इंडिया एक अलग कंट्री है, अंटार्कटिका एक अलग कंट्री है, एंड और भी अमेरिका या जो भी है एक अलग कंट्री है। लेकिन पहले क्या था, एक गोंडवाना लैंड थी पूरी, उसके अंदर ये सारी कंट्रीज थी। धीरे धीरे करके कंट्रीज स्प्लिट होती गई, अलग होती गई। तो वो यही कह रहा है कि अभी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत समय हुआ है कि अंटार्कटिका और इंडिया आपस में अलग हो गए हैं, कुछ ही समय ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात यह है ना कि अंटार्कटिका में इतनी ज्यादा ठंड है, आज भी इतनी ज्यादा वाटर बॉडीज है, वहां पे कोई नहीं रहता, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बर्फ है और ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है भाई? इंडिया में आप देखोगे कि गर्मी है कितनी ज्यादा, सर्दी कितने टाइम रहती है? मैक्सिमम मैक्सिमम 3 to 4 मंथ। उसके बाद आपको गर्मी लगने लग जाती है, गर्मी का मौसम आ जाता है, समर आ जाता है। बट अंटार्कटिका में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, होती है वहां पे भी गर्मियां, ऐसा नहीं है, लेकिन जो जितनी ज्यादा गर्मी आप इंडिया में देखोगे ना, उतनी अंटार्कटिका में कहीं ना कहीं नहीं है। तो वो यही कहना चाह रहा है कि बहुत ज्यादा समय तो नहीं हुआ है अलग हुए हुए। अब देखो, इस पार्ट ऑफ हिस्ट्री पे आ जाओ। अब थोड़ा सा हम हिस्ट्री का एक पार्ट पढ़ते हैं कि हमारा पहले टाइम में क्या था। 650 मिलियन ईयर्स एगो, ऑलमोस्ट 650 मिलियन ईयर एगो, मतलब 650 मिलियन ईयर एगो, है ना? 650 मिलियन साल पहले की बात बता रहा है वो। कौन? ईशानी दोषी हमारे बात कर रहे हैं कि अ जायंट अमलगमेटेड साउथर्न सुपर कंटिनेंट गोंडवाना, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक गोंडवाना पूरी वो लैंड थी जिसमें सभी कंटिनेंट इन्वॉल्व थे, इंडिया, अंटार्कटिका, ये डिड इंडीड एग्जिस्ट सेंटर्ड अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट है। जब हमारी जो कंट्री थी, जैसे हम जो रहते हैं अभी, इंडिया अलग है, अंटार्कटिका अलग है, जब ये सब एक थे तो ऐसा नहीं था, चीजें थोड़ी अलग थी, जैसी आज है वैसी नहीं थी। क्या था? ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। जब गोंडवाना लैंड था ना पूरा, तब ह्यूमंस तो थे ही नहीं, एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, हॉस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। और बहुत ही ज्यादा फ्लोरा और फौना मतलब पेड़ पौधे बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे, जीव जंतु बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे। पर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो नहीं थे। For 500 million years, Gondwana thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out at the age of the mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it. जैसा कि हाँ, आप सभी को पता है, पहले कौन होया करते थे? डायनासोर होया करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ? ऑलमोस्ट 500 मिलियन एगो जो डायनासोर्स थे वो भी खत्म होते गए, है ना? जो कंट्री पे वो भी खत्म होते गए अलग अलग। और फिर उसके साथ ही हमारी जो पृथ्वी थी, वो हमारी जो अर्थ थी, वो अलग अलग डिवाइड होती गई। जो गोंडवाना लैंड था वो पूरा टूट गया और वो कुछ कंट्रीज के पार्ट्स में डिवाइड हो गया है आज के टाइम पे। आपका होमवर्क है, आप फाइंड आउट करोगे कि गोंडवाना जो पूरी लैंड थी, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी। दो मैंने आपको बताई थी, इंडिया और अंटार्कटिका। इसके साथ आप और फाइंड आउट करोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। देखो पहले ऐसा नहीं था, जैसे आज हमारा जो देश है या फिर आज हमारी जो अर्थ है, देश नहीं अर्थ, जो आज हमारी जो अर्थ है वो ऐसी नहीं थी, उसका ऐसा शेप नहीं था। अब शेप का मतलब ये नहीं है कि वो स्फेरिकल, सर्कल, रेक्टेंगल या कुछ था। शेप का मतलब है कि इतनी सारी जो चेंजेस हैं यहाँ पर वो पहले नहीं थे। पहले इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, और इतना ज्यादा वार्म भी नहीं था। आज बहुत ज्यादा आप देखो तो हमारी कंट्री बहुत ज्यादा वार्म हो गई है, ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ चुकी है ना। To visit Antarctica now is to be a part of that history, to get a grasp of when we have come from and when we could possibly be heading. It's to understand the significance of Cordilleran Fold and Precambrian granite shield, ozone and carbon evolution and extinction. When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. Imagine India pushing northwards, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas. South America drifting off to North America, opening up the Drake Passage to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate, and at the bottom of the वर्ल्ड। तो देखो वो क्या कह रहा है कि आपको जानने की जरूरत है हमारे हिस्ट्री कि अंटार्कटिका भी एक पार्ट रह चुका है हमारी हिस्ट्री का। हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग कहाँ से आए हैं और हमें आगे कहाँ जाना है। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अर्थ पे फ्रॉम फ्रॉम द बिगनिंग तो नहीं थे, है ना। पहले डायनासोर्स होया करते थे और पेड़ पौधे होया करते थे, बट वी आर नॉट ऑन द अर्थ फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अर्थ, राइट। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि अभी जो इंडिया है ना, वो इंडिया अपने आप को कहाँ पे पुश कर रहा है, नॉर्थ वर्ड्स की साइड कर रहा है, नॉर्थ की साइड। और इसके साथ ही जो नॉर्थ अमेरिका है, जो अमेरिका है साउथ अमेरिका, वो नॉर्थ अमेरिका के साथ जुड़ता जा रहा है, ड्रिफ्ट सॉरी जुड़ता जा रहा है, नहीं ड्रिफ्ट ऑफ मतलब अलग होता जा रहा है। पहले क्या था, अमेरिका एक ही था, वो भी टूट के एक साउथ हो गया एक नॉर्थ हो गया। और इस तरीके से देखो मान लो ये इंडिया है ना, नॉर्थ इधर होता है, जो इंडिया है मान लो नॉर्थवर्ड्स की तरफ पुश होता जा रहा है, पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, तो वो ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं पुश होता जा रहा है। मान लो ये इंडिया है, यहाँ से वो ऊपर की साइड कहीं पुश होता जा रहा है। अब मान लो यहाँ पे दूसरी कंट्री है, वो ऊपर नीचे की साइड मतलब साउथ की साइड वो पुश होती आ रही है। तो ये जब ये प्लेट्स जो होती है ना, देखो ये थोड़ा चैप्टर जो है ना वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी पे बेस है आपके, थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है आपको समझने में। एंड ऑफ कोर्स मैं इंग्लिश की टीचर हूँ, तो ये जब आपस में फोर्स लगता है ना नीचे से, जैसे ये नीचे की प्लेट है आपस में हिलेंगी, तो ये ऐसे 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 शेप बना देती है ना, ऐसी शेप, इस टाइप की शेप, ऐसे शेप बनाते चलती है। कुछ समझ आ रहा है शेप से क्या बन रही है? तो इन इन सब चीजों से ही फॉर्मेशन हो जाता है किसका, हिमालयास का, माउंटेन्स का, समझे। ये माउंटेन्स बना देते हैं, तो इस तरीके से तो हमारे माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ। तो मतलब पहले नहीं थे ये पहाड़ भी, कहीं ना कहीं थे, लेकिन कुछ जगह ये फॉर्मेट हुए हैं, बाद में इनका ग्रो हुआ है। तो ये हमारी सारी हिस्ट्री है इस चैप्टर की, जो बता रहा है कि कुछ फोर्सेस लगे हैं, आपस में टकराए हैं, उसके बाद ये माउंटेन ग्रो हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही वो क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। तो ऑथर क्या बताना चाह रहा था, एक हिस्ट्री का आइडिया देना चाह रहा था कि पहले हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं अपनी अर्थ के बारे में। अब आगे चलते हैं, अभी ये फिनिश नहीं हुई है, थोड़ा सा और रह गया। फॉर अ सन वर्शिप साउथ इंडिया लाइक माई सेल्फ 2 weeks in a place where 90% of the earth's total ice volume are stored is a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic functions, but also for the imagination. It's like walking into a giant ping pong ball devoid of any human makers, no trees, billboards, building. वो कह रहा है कि अंटार्कटिका में मैंने जाके देखा कि वहां पे कोई ट्रीज नहीं थे, कोई बिल्डिंग्स नहीं थे, बस बर्फ ही बर्फ दिख रही थी। ऐसा लग रहा था पिंग पोंग करते हुए हम चलते जा रहे हैं, जैसे
वो नहीं होते, यहाँ पे देखो पिक्चर आपको शो हो जाएगी, अभी देखना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका। जैसे वो चलते हैं उनकी तरह हम जियंट पिंग पोंग करते हुए चलते जा रहे हैं, और कुछ भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। यू लॉस ऑल अर्थी सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, द विजुअल स्केल range from the microscopic to the mighty midges and mites to blue whales and iceberg. As a big country, the largest record was size of Belgium. देखो इतनी बड़ी बड़ी आइसबर्ग्स हैं, आइसबर्ग्स मतलब आइस के पहाड़ बड़े बड़े रखे हुए हैं। जैसे मान लो जो लार्जेस्ट कंट्री है वो बेल्जियम है, बेल्जियम के जितना आइसबर्ग आप देख सकते हो अंटार्कटिका में, वो हमें ये बताना चाह रहा है। डेज गो एंड ऑन, days go on on in several 24 hours austral summer light and a ubiquitous silence interrupted only by the occasional avalanche and calving ice sheet. Concentrate, cons- concentrate the place. It's an immerse that will force you to place yourself in the context of the Earth geological history. And for humans, the prognosis isn't good. देखो वो क्या कह रहा है, एक उसने यहाँ पे लाइन बोली है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंटार्कटिका में 24 घंटे का एक दिन होता है। तो उसने कोई नई बात बोली क्या? 24 घंटे का ही तो होता है हमारे इंडिया में भी, ये अलग होता है? बताओ, नहीं होता ना अलग, 24 घंटे का ही तो होता है। नहीं, उसने अलग बात बोली है, उसने ये बोला है सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का दिन होता है। मतलब 24 घंटे का दिन होता है, एक टाइम ऐसा आता है अंटार्कटिका में, और 24 घंटे की ही नाइट होती है। मतलब कि 24 घंटे दिन ही दिन रहेगा, रात नहीं होगी। और और फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि 24 घंटे नाइट ही नाइट होगी, मतलब अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, दिन नहीं निकलेगा वहां पे, जो सन है वो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो कहाँ की बात कर रहा है? अंटार्कटिका की ये बात कर रहा है। और वो ऐसा कह रहा है कि मानो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा अंटार्कटिका में बहुत ही ज्यादा शांति है, एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ है। जैसे मानो कि कोई बर्फ की नदी बनती है या कोई बर्फ की चट्टान टूट कर इस स्थान को पवित्र करती हुई आ रही है। जैसे मान लो कहीं ऐसा है कि बर्फ की नदी बनी हुई है और फिर वो बर्फ की नदी टूट जा रही है, तो उससे बड़ी बड़ी जो चट्टाने हैं वो आके यहाँ पे गिर जा रही है। इस टाइप की वो बात कहना चाह रहा है हमसे। ठीक है, देखो ये तो पूरी हो गई आपका ये वाला जो पार्ट था, पार्ट ऑफ हिस्ट्री। इसका ह्यूमन इम्पैक्ट हम अपने नेक्स्ट मतलब पार्ट 2 में करेंगे, पार्ट 1 में इतना ही रहने देते हैं पार्ट ऑफ हिस्ट्री तक, क्योंकि कहीं ना कहीं बोरिंग चैप्टर है, ज्यादा पढ़ोगे तो आप भी बोर हो जाओगे। वॉक ऑन द ओशियन, ह्यूमन इम्पैक्ट, बस 2 ही ये रह गए हैं। इसके बाद हम अपना फर्दर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसे कंप्लीट करने के बाद। सो आशा करती हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी इम्पोर्टेंट अपडेट रहेंगे वो सभी चैनल पे आपको बता दी जाती हैं। तो आपको वो तभी के तभी पता चल जाए, उसके लिए बेल आइकन प्रेस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और रिवाइज जरूर कर लीजिएगा मैंने जितना पढ़ा है, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है चैप्टर, कहीं ना कहीं इससे थोड़े हार्ड वर्ड है और बोरिंग भी है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।